वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग कवर कर रहे थे यूपीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर में वो सभी क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हों और सब्जेक्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए पॉलिटी के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। पिछली क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कीजिए मेरे साथ। आपका क्या स्कोर है कमेंट करके बताइएगा। और समय रहते आप अपनी प्रिपरेशन यूपीपीएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं, लाइक आप आरओ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूपीपीसीएस में आप 2026 अगर टारगेट कर रहे हैं तो आपको प्री प्लस मेंस आपको कंप्लीट फाउंडेशन बेस से शुरुआत करनी चाहिए प्री प्लस मेंस की। और अगर इस बार का आप मेंस टारगेट कर रहे हैं 2025 मेंस एग्ज़ाम, तो भी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नए पेड ग्रुप से जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको जो सिलेक्शन मटेरियल प्रोवाइड कराता है वो लेटेस्ट अपडेटेड और रिवाइज्ड होता है, जहाँ से आप देखेंगे अभी जो पिछला पेपर हुआ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का 134 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट से या फिर टेस्ट सीरीज से, पेड क्विज से। ये आप प्रूफ भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप यूपीपीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके सामने ये पेड ग्रुप दिए गए हैं, जिसमें आप स्टडी मटेरियल और उसके साथ साथ डाउट ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जनरल हिंदी के लिए स्टडी मटेरियल मिल जाएगा फीडबैक के साथ। और इसके अलावा 90 डेज़ की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है, वो भी आपके सामने ये कोर्स दिए गए हैं। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप या फिर कॉल के थ्रू अपनी जानकारी ले करके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो स्टूडेंट्स अगले एग्ज़ाम को टारगेट करें, जैसे कि 2026 का एग्ज़ाम आपका होना है, तो आप फाउंडेशन कोर्स से जुड़ सकते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का फाउंडेशन बैच अवेलेबल हो चुका है, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए फुल पेड ग्रुप है विदाउट क्लियरेंस, 9000 फी पे करना है आपको। इसको पे करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज़ और जो भी सीसेट के नोट्स हैं, कंपाइलेशन है, लिस्टिंग्स है, डेली मंथली करंट अफेयर, सबका सब कुछ इसमें मिल जाएगा विद डाउट क्लियरेंस। अगर आप चाहते हैं डाउट क्लियरेंस नहीं करना है, आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, 6500 पे करना है और आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लेना चाहते, सिर्फ स्टडी मटेरियल आपको 4000 में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ के लिए भी अलग से आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पेड क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर को जिनको प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ करंट अफेयर आपकी नहीं कंप्लीट हो पा रही, तो करंट अफेयर के लिए भी मात्र 2000 में आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बीईओ का भी नया कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन इसी बार हो आपका और इधर उधर आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, पहली बार में सिलेक्शन लेना है, तो बस बिना कुछ सोचे समझे आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न और सिलेक्शन की तैयारी कराई जा रही है। अभी तक यूपीपीएससी के जो भी एग्ज़ाम्स उठा करके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा प्रश्न स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही पूछे जाते हैं। सिलेक्शन के लिए आपके लिए काफ़ी प्रश्न वहाँ पर होते हैं, जैसे कि आपको जो प्रैक्टिस कराई जा रही है वो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर्स मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 301st क्वेश्चन है हमारे सामने और मैं आपको बताना चाहूँगी अभी जो आप सीरीज़ मेरे साथ ये सॉल्व कर रहे हैं मॉक टेस्ट, तो अभी आरओ के एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर कर दी गई है। और इस एग्ज़ाम में भी एक पेपर होता है प्रीलिम्स वाला, जैसे हुआ था जीएस का, ठीक वैसा मेंस में भी होता है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं सारे उसमें भी आपको हेल्प करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए इनको। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? आर्टिकल 39, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61 या फिर नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 61। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 61 याद रखना है। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा को, राज्यसभा को या लोकसभा स्पीकर को? तो संसद के दोनों सदनों को ऐसा अधिकार है कि वो महाभियोग की प्रक्रिया चला सकते हैं। वो लोकसभा से भी शुरू हो सकती प्रक्रिया या राज्यसभा से भी, तो दोनों से ही प्रक्रिया ये शुरू की जाती है आर्टिकल 61 के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना की आवश्यक है? मतलब अगर आप राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना चाहते हैं, कुछ दिन पूर्व उनको भी सूचना देनी होती है, 7 दिन, 14 दिन, 21 या 30 दिन। तो देखिए उन्हें कितने दिन पहले सूचना देनी होती है? तो 14 दिन पहले इसकी पूर्व सूचना पे ही आप लोकसभा या राज्यसभा में महाभियोग की प्रक्रिया चला सकते हैं।
फिर है पदासीन, राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। समयावधि पूछी गई है, यदि राष्ट्रपति अपने पद से हट गए हैं तो कितना समय और है जिसमें नया इलेक्शन करा करके या निर्वाचन करा करके फिर से हमें राष्ट्रपति को उनके पद पर बिठाना है। तो रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के अंदर, 1 वर्ष बाद, 9 माह बाद या 7 माह बाद। तो देखिए 6 माह के भीतर निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए, ऐसा बताया गया है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब इसमें से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे? राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। समझिए, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनते हैं? उपराष्ट्रपति। मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब कौन बनेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति। मान लीजिए किसी कारणवश ये भी नहीं उपलब्ध हैं, तब कौन होंगे? तो जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय के, वो। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? 51, 52, 53, 54। कई बार ये ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया, ये आर्टिकल है, ठीक है। इसका राइट आंसर आर्टिकल 53। तो आर्टिकल 53 में दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अभी अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, संसद। देखिए अभी तो आपको पता है क्योंकि हम राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करें, टॉपिक यही चल रहा है, तो ऑप्शन सी होगा। लेकिन फिर भी याद रखिएगा इसमें राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति, इनमें समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। 308 क्वेश्चन है हमारे पास, 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा उसका कारण है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं क्योंकि कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। बताइए इनमें से कौन सा उत्तर बिल्कुल सही दिया गया है? तो कार्यपालिका शक्ति अभी हमने देखा राष्ट्रपति में निहित है, आर्टिकल 53 याद रहेगा। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन क्या इसी वजह से ऐसा है? तो गलत है, आपस में लॉजिक नहीं बन रहा है। ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन यहाँ से मत देखिए आंसर, सबसे पहले अपना आंसर देखिए कि आपका क्या बन रहा है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, या आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। अभी हम आर्टिकल 53 कितनी देर से पढ़ते आ रहे हैं और जिसमें बताया गया संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है, पहला गलत हो गया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, मंत्रिपरिषद के प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं और इनकी सलाह पे अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। और जरूरी नहीं प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन के सदस्य हों, 6 महीने के भीतर उन्हें सदस्यता लेनी होती है, लेकिन जिस वक्त तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो रही होगी उस समय जरूरी नहीं कि किसी सदन के सदस्य हों, ये भी सही है। 2, 3 और 4 हमें ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या राजनीतिक प्रमुख मंत्रिमंडल सहित। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र के प्रमुख होते हैं। आर्टिकल 108 के बारे में पूछा गया है। इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा स्पीकर द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यसभा के स्पीकर द्वारा। बहुत बार इसमें कन्फ्यूजन बना ही रहता है, आज क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 108 क्या है? संयुक्त बैठक से रिलेटेड है। जब भी साधारण जो विधेयक है उसमें अगर कोई भी मतभेद हो गया है तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। ये बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसको प्रिसाइड कौन करता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करते हैं। दोनों चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वह संसद का एक संगठक होता है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों में संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। यहाँ पर देखिए संसद का संगठन है, सही, बिल्कुल सही बात है कि जो दिया गया है ये आर्टिकल कि जो संसद है वो किससे मिल करके बनेगी? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से, पहला गलत है।
वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं हर साल। किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश भी 123 आर्टिकल याद रखिएगा जारी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति रोक सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे सहमति दी? आर्टिकल 121, 142, 123 या 124? इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए अध्यादेश की बात हो रही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आर्टिकल 123। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? 360, 123, 200, 356? अभी मैंने बताया भी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 123। अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क में है, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो आरओ मेंस दे रहे हैं, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ कंपलसरी है, आप इनको सॉल्व कीजिए। इसके साथ ही आप कंप्लीट कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। यूपी पीसीएस जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं या फिर मेंस टारगेट कर रहे हो तो आंसर राइटिंग आप सीख सकते हैं कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करके। और यूपी पीसीएस का जो भी पेपर है मेंस का, उसके लिए आप लेटेस्ट अपडेटेड रिवाइज्ड स्टडी मटेरियल अभी से शुरू कर सकते हैं। समय ठीक ठाक है आपके पास, अभी से लगेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा कोर्स भी। कन्वेंशनल हिंदी हो, ऐसे राइटिंग हो, जीएस वाला पेपर हो, सभी के प्रैक्टिस सेट के साथ अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाएगी, कोई कमी नहीं रहेगी। तो बिना देर किए आप क्या करना है, मैंने नंबर प्रोवाइड किया, उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए, अपने कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा आप अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक यूपीएसआई, एलटी ग्रेड, इन सभी के कोर्सेज भी आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में मिल जाएंगे। और इन कोर्सेज में आपको ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ ऐसी क्लास के साथ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।